बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिड टर्म प्रिपरेशन करेंगे जो 100% आपके हैंडआउट से बनाई गई है और आपके लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक को कवर करती है। सबसे पहले हम MCQ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट कुछ इस तरह से आपके MCQ होंगे लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 18 तक। इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इंशाल्लाह हम इनके कंसेप्ट्स को भी देखेंगे और यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैंने लिखना था लॉन्ग क्वेश्चन, तो स्पेल मिस्टेक हो गई है। ये स्टूडेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है और इसके साथ साथ हमारी जो कोडिंग है वो भी इसके अंदर शामिल की जाएगी। तो यहाँ पर आपकी कुछ कंसेप्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आपकी जो आउटपुट है या आपका जो लॉजिक है उसे ट्रैक करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के MCQs हैं। द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाज कोइंड एट नीटो कॉन्फ्रेंस इन विच ईयर। नीटो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, तो कब हुई थी? 1968 के अंदर। नीचे आप इसका कंसेप्ट देख सकते हैं कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एज अ डिसिप्लिन हमने ओरिजिनेट किया था 1968 में नीटो की कॉन्फ्रेंस में जो जर्मनी में हुई थी, और इस कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस। वट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस? क्या काज था प्राइमरी? हार्डवेयर एडवांसेस एंड आउटपैक्ट सॉफ्टवेयर एबिलिटी। तो ये हमारी वजह थी स्टूडेंट्स। जो हमारा हार्डवेयर था वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था और चीप हो गया था। डिमांडिंग हाई कम्प्लेक्सिटी सॉफ्टवेयर डेट ट्रेडिशनली प्रोग्रामिंग कुडंट डिलीवर सिक्योरली एंड चीपली। तो यही वजह थी कि हमने हार्डवेयर को एडवांस करने का सोचा। सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये नीचे ये जो आपका कंसेप्ट दिया होता है स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो के साथ साथ तैयारी करते हैं तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ा करें, क्योंकि एक वीडियो के अंदर ये तमाम चीज़ें करवाना मेरे लिए भी काफ़ी टफ हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ये हमारे पास डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, तो इनके अंदर कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो सॉफ्टवेयर की नहीं है? तो सॉफ्टवेयर इज़ मैन्युफैक्चर्ड लाइक हार्डवेयर। तो ऐसा नहीं होता। हमारी जो सॉफ्टवेयर होते हैं और हार्डवेयर होते हैं उन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन का तो पता ही है कि हार्डवेयर का मतलब है डेट वी कैन सी एंड टच, और हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। द बैलेंसिंग ऑफ रिक्वायरमेंट कॉस्ट एंड स्केड्यूल इज नोन एज द बैलेंसिंग ऑफ रिक्वायरमेंट कॉस्ट एंड स्केड्यूल इज कॉल्ड आयरन ट्रायंगल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ऐसा हमारे पास ये जो डिफरेंट कंसेप्ट दिए हुए हैं उनमें से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारे सॉफ्टवेयर का नहीं है? तो आपको पता ही है कि ये तमाम चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर होती हैं, लेकिन एक हार्डवेयर ही होता है जो हमारे सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होता। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ डैश अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन एंड क्वान्टिफाइबल अप्रोच टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। लेक्चर नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर आकर हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे तमाम MCQ सॉल्व हो चुके हैं। विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल रिक्वायर्ड दैट वन फेज इज़ कम्प्लीटली फिनिश्ड बिफोर द नेक्स्ट वन। ऐसा कौन सा हमारा डेवलपमेंट मॉडल है जो कहता है कि पहले को फिनिश करो फिर अगला शुरू होगा? तो डेट इज़ अ वाटरफॉल मॉडल। विच फेज ऑफ SDLC टेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स। तो मेंटेनेंस हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम लेता है और सबसे ज़्यादा एफर्ट लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका। विच मॉडल एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस एज अ मेजर स्टेप। ऐसा कौन सा मॉडल है जो एक्सप्लिसिटली इनकॉर्पोरेट करता है रिस्क एनालिसिस के साथ जो हमारे पास एज अ मेजर स्टेप है? तो हमारे पास स्पिरल ऐसा मॉडल होता है जो रिस्क टेकिंग के जो हमारे पास एनालिसिस होते हैं उसको हैंडल करता है। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन चेक करें इसकी। इन स्पिरल मॉडल द रेडियस ऑफ द स्पिरल इंडिकेट्स। तो रेडियस ऑफ द स्पिरल क्या इंडिकेट करता है? कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पर रेडियल डायमेंशन प्रेजेंट द cumulative cost while the angular dimension represent the progress। तो ये दोनों भी आपके MCQ में आ सकती हैं। SDLC stand for Software Development Life Cycle। What is the major drawback of waterfall model? तो क्या waterfall model था कि जो drawback था हमारे पास क्या था? Difficulty in accommodating change later। हमारी जो चेंज होती है ना, जो हम बाद में किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं, तो वो इसको सपोर्ट नहीं करता था। इंक्रीमेंटल मॉडल कंबाइन एलिमेंट्स फॉर।
इंक्रीमेंटल मॉडल किस चीज़ के लिए एलिमेंट्स को कंबाइन करता था? तो दो को ये कंबाइन करता था, एक हमारे वाटरफॉल को और दूसरा हमारी प्रोटोटाइपिंग को। आपको याद होगा CS 101 के जो लास्ट वाले टॉपिक्स थे, बल्कि मिड वाले टॉपिक, उनमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका आप थोड़ा सा जो कंसेप्ट दिया है वो भी देख सकते हैं। ये बेसिकली आपके हैंड आउट के अंदर से ही कंसेप्ट दिया जाता है। लेक्चर नंबर 3 है हमारे पास, द रिक्वायरमेंट। ये देखिए स्टूडेंट, अब मैंने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है। देखिए, अब स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फुल सेमेस्टर अपनी तैयारी की होती है, एक एक चीज़ को पढ़ा होता है, अपने लेक्चर्स लिए होते हैं, प्लस अपने हैंड आउट को पढ़ा होता है। और एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अब होता क्या है, बहुत बार मैंने देखा है कि ऐसे स्टूडेंट जो 10-15 दिन पहले पढ़ रहे होते हैं, पूरा सेमेस्टर पढ़ने वाले स्टूडेंट की निस्बत ज़्यादा स्कोर कर जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो डिफरेंस आ जाता है ना, वो स्टाइल पर आ जाता है। देखिए, आपकी हैंड आउट पर नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। लेक्चर्स आपके बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं। तो जब आप लेक्चर्स लेने के बाद हैंड आउट पर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा बोर फील होता है और आप इतनी ज़्यादा एफर्ट के साथ उसे कर नहीं पाते, क्योंकि उसी लैपटॉप पर, मैं हमेशा कहती हूँ, आपकी गेमिंग चल रही होती है, उसी मोबाइल पर आपकी सोशल मीडिया चल रही होती है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप स्टूडेंट्स को एक ऐसा इन्वायरमेंट देना इस चीज़ का हल है जो इंटरेक्टिव भी हो और आपके लिए एक करेजिंग भी हो। देखिए, अब अगर आपने तैयारी की हुई है, हैंड आउट पढ़ा हुआ है, तो आपने अगर चेक करना हो कि मेरी प्रिपरेशन कैसी है, तो आप इसको सॉल्व नहीं करें, आप खुद से इसे सॉल्व करें। ये वाला जो बटन है आप प्रेस नहीं करें। अगर स्टूडेंट्स आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप यहाँ पर क्लिक करके पहले इनको इस तरह से रीड आउट करें, देन आप इसको क्या डी सिलेक्ट करके आप अगेन अपना टेस्ट दें। तो ये वाली जो स्ट्रेटजी है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा सेमेस्टर पढ़ता है फिर भी अच्छा CGPA नहीं आता, और कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो चंद दिन ही पढ़ता है और बहुत अच्छा स्कोर कर जाता है। तो देखते हैं हमारी इन दोनों टाइप में से विन कौन करता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरली विच एक्टिविटीज़। तो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किन एक्टिविटीज़ पर कंसिस्ट होती है? इलिसिटेशन, एनालिसिस, स्पेसिफिकेशन एंड वैलिडेशन। तो ये 4 हमारी क्वालिटीज़ होती हैं। इसका गोल्डन कंसेप्ट भी आप देखा करें, चाहे आपने हैंड आउट भी पढ़ा है, लेक्चर्स भी लिए हैं, लेकिन ये जो कंसेप्ट है आपके लिए हेल्पफुल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की जो एग्जाम्पल है वो कौन सी नहीं है? द सिस्टम मस्ट रिस्पॉन्ड विद इन 2 सेकेंड। जो सिस्टम होता है वो 2 सेकेंड में रिस्पॉन्ड नहीं करता। कोई भी सिस्टम खैर नहीं करता, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा फास्टर जो हमारी डिवाइसेस हैं वो कर देती हैं। रिक्वायरमेंट शुड आइडली बी। जो एक रिक्वायरमेंट है हमारे पास, आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि ये टेस्टेबल हो और मेजरेबल हो। ये आइडियल है, लेकिन असल में हमारे पास ये 100% एग्जिस्ट नहीं करता। विच टेक्निक इज़ कॉमनली यूज फॉर रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन। तो इंटरव्यूज रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइन दैट सिस्टम शुड डू। फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर हम देखते हैं कि सिस्टम कर क्या सकता है, व्हाट सिस्टम शुड डू। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज प्रीमियरली फोकस्ड ऑन। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किस चीज़ पर फोकस करती है? व्हाट द सिस्टम शुड डू। हमारी फंक्शनल करती है कि क्या कर सकता है, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कहती है कि व्हाट द सिस्टम शुड डू, करना क्या चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है आपने। ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक यूज्ड इन। ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट इलिसिटेशन। व्हाट डज SRS stand for? SRS stand for Software Requirement Specification. The SRS document is not used by which of the following? Hardware manufacturers. Ambiguity in requirement mean. Ambiguity जो हमारी requirements के अंदर आती है उसका मतलब क्या होता है? Requirement have multiple interpretation. हमारी जो requirement है उसकी multiple interpretation हो तो हमारी ambiguity occur कर जाती है। ये देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम शुड बी फास्ट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल्स।
तो हमारी जो सिस्टम जब फास्ट होता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि वो डिफरेंट तरह से रिएक्ट कर जाता है। जैसे अब हमारे पास जो एआई की काफ़ी ऐप्स हैं, वो एक ही अगर हम क्यूरी लिखते हैं ना, तो वो डिफरेंटली एक्ट करती हैं, क्योंकि उनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो ह्यूमन पावर को तो नहीं कर सकती ना कम्पीट। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इंश्योर, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन किस चीज़ को इंश्योर करती है? वी आर बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, हम बिल्ड कर रहे हैं एक राइट प्रोडक्ट को। विच एरर इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव टू फिक्स इन SDLC, रिक्वायरमेंट एरर को फिक्स करना हमारे लिए एक्सपेंसिव हो सकता है। विच फेज इमीडिएटली फॉलो द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज हमारा इमीडिएटली फॉलो करता है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज को। जिन्होंने CS 101 पढ़ी है ना, उनको तो ये तमाम चीज़ें आती होंगी। जो आपके पहले 5 चैप्टर हैं, तो वो सेम आपके CS 101 वाले हैं। ट्रेसेबिलिटी इन एन SRC डॉक्यूमेंट हेल्प इन, किस चीज़ में हमें हेल्प आउट करती है? लिंकिंग रिक्वायरमेंट टू टेस्ट केसेस एंड ओरिजिन। हमारी जो ट्रेसेबिलिटी है वो लिंक करने के लिए रिक्वायरमेंट को, ताकि वो टेस्ट कर सके और ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर सके, यूज़ होती है। लेक्चर नंबर 5, अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम इज आल्सो नोन एज लेवल 0 DFT। ये आपका CS 403 वाला कंसेप्ट है। इन कॉन्टेक्स्ट डायग्राम द इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम इज प्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी प्रोसेसेस? एग्जैक्टली 1 प्रोसेस। विच डज DFT स्टैंड फॉर? DFT स्टैंड फॉर डेटा फ्लो डायग्राम्स। ये वाला सब्जेक्ट भी मैंने आपको कवर करवाया हुआ है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल एंटिटी इन अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम आल्सो नोन एज, एक्सटर्नल एंटिटी जो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर होती है उसे हम टर्मिनेटर्स भी कहते हैं, सोर्स भी कहते हैं और सिंक भी कहते हैं। कैन अ कॉन्टेक्स्ट डायग्राम contain a data store? नो, नॉर्मली डेटा स्टोर आर हिडन इनसाइड द सिस्टम। तो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम के अंदर हमारा जो डेटा सोर्स होता है वो मौजूद नहीं होता। इन DFDs अ प्रोसेस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय, एक प्रोसेस को हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? अ सर्कल आर राउंडेड रेक्टेंगल। डेटा स्टोर इन DFD आर यूज टू प्रेजेंट डेटा एट रेस्ट। लेक्चर नंबर 6 है हमारे पास, इन a use case diagram an external entity that interact with the system is called। तो एक्सटर्नल एंटिटी जो होती है वो एज अ एक्टर काम करती है। एक और चीज़ स्टूडेंट, अब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो आप चाहते हैं कि ना हम खुद से करें आंसर, लेकिन किसी का नहीं आता आपको, तो ये भी आपके पास सहूलियत है कि आप हर एक के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी MCQ नहीं आता, मतलब आपने प्रिपरेशन नहीं की हुई, तो आप इस बटन को क्लिक करें और आपके जो सारे MCQ हैं वो क्लिक हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा ऑटोमेशन है इसके अंदर। यूज़ केस इज टिपिकली ड्रान एज अ, यूज़ केस को हम इलिप्स या ओवल के साथ ड्रॉ करते हैं। विच रिलेशनशिप इज़ यूज व्हेन आ यूज़ केस ऑलवेज इनकॉर्पोरेट द बिहेवियर ऑफ एन अदर यूज़ केस। तो हमारा कौन सा सैम्बल है जो यूज़ होता है? हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। देखिए स्टूडेंट, इतने प्यारे कलर्स हैं, इतना प्यारा थीम है आपके पास, आपका खुद ब खुद ही दिल करता है पढ़ने को और आप इंगेज्ड रहते हैं। हैंड आउट का जो कंटेंट होता है ना, वो तो बोर करता है। पर्सनली मुझे तो बहुत ही बोर करता है वो, क्योंकि एक एक चीज़ को स्किम करना, स्कैन करना, सच अ टाइम टेकिंग टास्क एंड बोरिंग। विच रिलेशनशिप इज़ यूज फॉर ऑप्शनल एंड कंडीशनल बिहेवियर इन अ यूज केस? हमारे रिलेशनशिप के अंदर ऑप्शनल और कंडीशनल बिहेवियर के लिए कौन सा यूज केस यूज़ होता है? हमारी एंगुलर ब्रैकेट्स। एक्टर इन UML आर प्रेजेंटेड बाय, एक्टर को हम किस चीज़ से प्रेजेंट करते हैं? तो करें आप कमेंट में आंसर, देखते हैं ये आंसर किसको आता है। द सिस्टम बाउंड्री इन अ यूज केस डायग्राम इज प्रेजेंटेड बाय, सिस्टम बाउंड्री इन यूज केस डायग्राम इज प्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड रेक्टेंगल। इन अ एंगल रिलेशनशिप द एरो पॉइंट फ्रॉम, एरो हम किस तरह से पॉइंट करता है? एक्सटेंडिंग टू बेस यूज केस, एक्सटेंड कर जाता है हमारे बेस यूज केस के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लेक्चर नंबर 7 की MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम। तो डेटा फ्लो डायग्राम का जो एक्सटेंडर्ड एलिमेंट है वो कौन सा नहीं है? हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। एक्टर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो नॉट अ स्टैंडर्ड एलिमेंट ऑफ द DFT। इन DFT डेटा कैन नॉट फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एक्सटर्नल एंटिटी टू एक्सटर्नल एंटिटी, ये फ्लो नहीं कर सकता। प्रोसेस इन अ DFT इज टिपिकली प्रेजेंटेड बाय, किस तरह से हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं? अ सर्कल आर राउंडेड रेक्टेंगल।
देखिए यहाँ पर आपका एमसीक्यू भी कवर हो जाता है और नीचे आपका जो कंसेप्ट है ना, ये आपकी बेस भी बना देता है। अब यही वाला एमसीक्यूज अगर थोड़ा सा घूम कर आ जाता है, ये भी हो सकता है ना कि सर्कल और राउंडेड रेक्टेंगल किस चीज़ को प्रेजेंट करता है, तो या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि क्या ये हमारे डीएफटी का प्रोसेस है। तो अगर आपने ये नीचे वाला कंसेप्ट भी पढ़ा होगा ना, तो आप हर तरह से आंसर कर सकते हैं। विच प्रेजेंट डेटा एट रेस्ट इन डीएफटी, डेटा स्टोर, data flow are presented in DFT by named arrow से। Balanced DFT means input and output match between parents and child levels. A process in DFT that has input but no output is called black hole, जिसकी inputs होती हैं but output नहीं होती, that's a black hole. Lecture number 8, a state transition diagram STD। देखें MCQ यहाँ पर भी एक कवर हो चुका है। Model the behavior of system dynamic in an STD, a transition from one state to another triggered by an event. Which of the following present the condition that must be true for a transition to occur? Guard condition. An action in STD is associated with किसके साथ हम इसे associate कर सकते हैं? A system, a state, or transition. The initial state in state transition diagram is presented by a solid black circle. The final state of state transition diagram is presented by a bullseye यानी कि circle with a dot. A state that a system stay in for a very short unnoticeable time is called, ऐसी state जिसके अंदर हमारा जो system होता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है कि हम नोटिस भी नहीं कर पाते, that is a transient state. यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांसेंट्स आर टेम्परेरी स्टेट। ये CS 301 में भी आई गेस हमने किया है। लेक्चर नंबर 9, सॉल्व ऑल MCQ। द प्रोसेस मॉडलिंग इज़ यूज टू अंडरस्टैंड, किसके लिए यूज़ होती है? हाउ बिजनेस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड। विच डायग्राम इज़ ऑफ्टन यूज फॉर प्रोसेस मॉडलिंग, तो प्रोसेस मॉडलिंग के लिए हम किस डायग्राम को यूज़ करते हैं? एक्टिविटी डायग्राम को या फिर वर्क फ्लो डायग्राम को। अ डायमंड शेप इन अ फ्लो चार्ट और एक्टिविटी डायग्राम प्रेजेंट किस चीज़ को प्रेजेंट करती है? अ डिसीजन नोड। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग इन्वॉल्व, री इंजीनियरिंग किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है? रेडिकली रीडिज़ाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस। वाई डू वी मॉडल एज इज प्रोसेसेस बिफोर टू बी प्रोसेसेस, तो हम किस तरह से करते हैं? टू अंडरस्टैंड करंट फ्लॉज एंड बेस लाइन सिस्टम्स। एक्सेप्शन इन अ बिजनेस प्रोसेस मॉडल हैंडल, एक्सेप्शन जो हमारी बिजनेस मॉडल्स के अंदर होती है हम उसे किस तरह से हैंडल करते हैं? डेविएशन एंड एरर इन नॉर्मल फ्लो। टू बी मॉडल present द डिजायर्ड फ्यूचर स्टेट ऑफ द बिजनेस प्रोसेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बार बार कह रहे होते हैं कि मैम लिंक प्रोवाइड कर दें। मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर स्टूडेंट जो लिंक है वहाँ पर ये तमाम जो सॉफ्टवेयर हैं वो मौजूद है, लेकिन आपको पता है कि यूट्यूब की एक पॉलिसी है, वो ज़्यादा जो हमारे लिंक होते हैं ना जो बिना किसी वेबसाइट के होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, उनको करप्ट कर देता है। तो डैट्स वाई ज़्यादातर जो लिंक्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब जो फाइल होती है यानी कि जो पूरा का पूरा पोर्टल होता है विदाउट, ये आपके सामने जो पोर्टल चल रहा है ना ये ऑफलाइन चल रहा है, इसके लिए नेट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लिंक के लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है। तो कुछ ऐसे हमारी प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उस लिंक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डैट्स वाई अगर कोई स्टूडेंट चाहता है तो ये मुझसे परचेज़ कर सकता है। लेस दैन 500 ये पोर्टल मिल जाता है आपको। लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप फुल वीडियो देखें, क्या ज़रूरत है आपको परचेज़ करने की। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है द थ्रो वे प्रोटोटाइपिंग इज प्रीमियरली यूज टू, किसके लिए यूज़ होती है? इलिसिट एंड क्लेरिफाई रिक्वायरमेंट। कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब वो हाथ से कर रहे होते हैं खुद से अपने सामने इस पोर्टल को खोल कर सारे पॉइंट्स को अपने रजिस्टर पर नोट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा रिलायबल लगता है बजाय इसके कि वो वीडियो पर जाकर देखें। तो ये दोनों ही सहूलतें मैंने आपको दे दी हैं। अगर कोई लेक्चर के साथ सुनना चाहता है तो यूट्यूब पर कर ले, अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर ले। इवैल्यूएशनरी प्रोटोटाइप्स मीन, तो इवैल्यूएशनरी प्रोटोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोटोकॉल ग्रेजुअली बिकम द फाइनल प्रोडक्ट्स, ठीक है, विच JUI डिज़ाइन प्रिंसिपल स्टेट दैट यूज़र शुड नॉट हैव टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच स्क्रीन टू अनदर, किस स्क्रीन से हम उसकी इन्फॉर्मेशन को रिमेंबर कर सकते हैं? रिड्यूस यूज़र मेमोरी लोड, अगर हम यूज़र की मेमोरी लोड का जो
टाइम है वो कम कर दें तो हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी इन यूआई डिज़ाइन मीन्स, यूआई डिज़ाइन के अंदर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हम सेम लेआउट को यूज़ करें, सेम कलर्स को यूज़ करें और सेम फ़ॉन्ट को अक्रॉस द एप्लीकेशन। अब ये जो एप्लीकेशन है आपकी मैक्सिमम जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, CS 301, CS 401, CS 201, MGT 202, MGT 503, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना स्टूडेंट, उनका जो लेआउट है, जो पोर्टल है, वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। डिज़ाइन मैंने थोड़ा सा कॉन्स्टेंट ही रखा हुआ है, कुछ के लिए मैंने चेंज किया है थोड़ा सा। तो यही होता है, हम जो भी एप्लीकेशन बना रहे होते हैं ना, तो एज अ ब्रांड हम अपनी चीज़ को सेम ही रख रहे होते हैं। मोकअप इज़ अ फॉर्म ऑफ, मोकअप किस चीज़ की फॉर्म होती है? लो फिडेलिटी एंड प्रोटोटाइपिंग। प्रोवाइडिंग अ कैंसिल आर अंडू बटन प्रीमियरली सेटिस्फाई विच JUI प्रिंसिपल, किस चीज़ को, किस JUI प्रिंसिपल को ये हमारे पास सेटिस्फाई करता है? यूज़र कंट्रोल एंड फॉरगिवनेस। वट वाई माइट अ हाई fidelity protocols be dangerous during early requirement gathering? User might think the software is already finished. Software design is the process of translating requirement into blueprint for constructing the software. Which of the following is not a level of software design? तो syntax design हमारा level नहीं होता सॉफ्टवेयर का। Information hiding is a design concept closely related to encapsulation. ये CS 302 का आपके पास कंसेप्ट है, इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन वाला। मॉडुलैरिटी मीन्स डिवाइडिंग द सॉफ्टवेयर इनटू, किस तरह से हम डिवाइड करते हैं? इंडिपेंडेंटली नेम्ड एंड एड्रेसेबल कंपोनेंट्स। अ गुड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन शुड हैव लो कपलिंग एंड हाई कोलिजन कोहेसिव कोहेजन। Abstraction help in managing complexity by hiding inessential detail and showing only essential features. तो abstraction के अंदर हम फजूल चीज़ों को निकाल देते होते हैं, abstract कर देते हैं। Which design concept separates different aspect of the problem to solve them independently? तो separation का जो हमारे पास concern होता है वो क्या करता है? हमारी जो concept होता है उसे different aspect के साथ दिखाता है ताकि हम अपने problems को solve कर सकें independently. कपलिंग रेफर टू द डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस मॉडल। जो कपलिंग होती है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स? हम बिटवीन जो इंटरडिपेंडेंस होती है ना, वो डिग्री ऑफ इन मॉड्यूल्स के बिटवीन कर रहे होते हैं। कोहेजन रेफर्स टू डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस अ मॉड्यूल विद इन, ये बिटवीन करता है, हमारी जो कपलिंग है वो बिटवीन करती है, और कोहेजन क्या करती है? विद इन करती है। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट लोएस्ट, यानी कि हमारी जो कपलिंग की टाइप है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन सी होती है? डेटा कपलिंग। ये डेटा कपलिंग की डेफिनेशन भी है आपके पास, आप इसे देख सकते हैं। विच टाइप ऑफ कपलिंग इज़ कंसिडर्ड द वर्ड्स हाईएस्ट, तो हाईएस्ट जिसे हम वर्ड्स भी कहते हैं, कौन सी है हमारे पास? कंटेंट कपलिंग। स्टूडेंट ये जो आपका कपलिंग वाला कंसेप्ट है ये एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। आपके पास इसी तरह से 2 से 3 जो टाइप हैं वो दे दी जाती हैं, फिर उनकी जो डेफिनेशन होती है या फिर उनका जो कंसेप्ट होता है वो दे दिया जाता है। फिर आपसे कहा जाता है कि इनका कॉलम मैच करें, जो ठीक कंसेप्ट है उसको उसकी नेक्स्ट टर्म के आगे लिखें। या तो आपने लिखना होता है या आपने अरेंज करना होता है या फिर आपने मैच करना होता है। तो इसको आप अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। जब आपको डेफिनेशन आती होती है ना तो आपकी ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। विच टाइप ऑफ कोहेजन इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट, सबसे बेस्ट कौन सी है? फंक्शनल कोहेजन। यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स टू शेयर डेटा बिटवीन मॉड्यूल्स क्रिएट विच टाइप ऑफ कपलिंग? कॉमन कपलिंग। को इंसिडेंटल कोहेजन अक्कर कब अक्कर होती है? जब मॉड्यूल एलिमेंट आर ग्रुप्ड रैंडमली विद नो लॉजिकल रिलेशनशिप, जब कोई भी लॉजिकल रिलेशनशिप इनके दरमियान में नहीं होता है। 13 कर लेते हैं हम, लेक्चर नंबर 13। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस फॉर, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो किस चीज़ का इंस्टेंस होता है? वो क्लास का इंस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट टू कंटेन बोथ स्टेट एंड बिहेवियर। द बिल्डिंग द बंडलिंग ऑफ द डेटा एंड द मेथड दैट ऑपरेट ऑन दैट डेटा इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये वाला आपका सब्जेक्ट बहुत आसान सा लग रहा है मुझे। आपका जो CS 401 है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ है। उसकी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं बहुत लंबी लंबी वीडियोस हैं वो, और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी थी प्लस मुश्किल भी थी। आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट यूजुअली इन्वॉल्व लुकिंग फॉर डैश इन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। तो हमारा जब हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स को, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होता है वो
हमारे नाउन के इर्द गिर्द इन्वॉल्व कर रहा होता है। अब नाउन्स क्या आते हैं हमारे, लाइक स्टूडेंट, बुक्स, लाइब्रेरी, etc. आइडेंटिफाई मेथड ऑपरेशंस यूजुअली इन्वॉल्विंग लुकिंग फॉर इन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब हम लुकिंग फॉर कर रहे होते हैं किसके लिए, मेथड्स या ऑपरेशंस के लिए, तो हमारे वर्ब काम आते हैं, जैसे प्रिंट, कैलकुलेट, बोरो। इन OOAD प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन रिवॉल्व अराउंड। डिकम्पोजिशन किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है, that is revolving around data entities. A class providing two views, an implementation and an interface. The interface is for public part. Lecture number 14 dash is the relationship in OOAD representation. तो हमारे पास जो इज़ आ रिलेशनशिप किसका होता है, इनहेरिटेंस का या जनरलाइजेशन का। देखिए आपने पीछे जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, आपने CS 201 पढ़ा है, 304 पढ़ा है, 403 पढ़ा है, 301 पढ़ा है, ये तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं ना वो मिलजुल कर, बल्कि CS 101 वो भी इसके अंदर आ गया, क्योंकि वो जो तमाम चीज़ें थी ना वो आपने कोडिंग को पढ़ा था आपने एज अ बैकएंड, तो अब ये सारी बैकएंड आपकी यहाँ पर आ गई है। और जो हमने जैसे CS 403 के अंदर डेटाबेस पढ़ी थी वो हमारे पास फ्रंट एंड के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट की जा रही है। देखिए हैज़ द रिलेशनशिप वेयर द पार्ट एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अ होल प्रेजेंट। एग्रीगेशन का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, जैसे पॉलीफॉर्मिज्म भी होती है, कंपोजिशन भी होती है। तो देखें हैज़ द रिलेशनशिप वेयर पार्ट डाई इफ होल डाई। अगर हमारे पास पेरेंट चला जाए, यानी कि पेरेंट डिस्ट्रॉय हो जाए, तो जो हमारा डॉटर होती है, सन होता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो डेट इज़ अ कंपोजिशन। पॉलीफॉर्मिज्म क्या होता है कि वन इंटरफेस को मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन करना। जैसे अब आपका जो स्टूडेंट, आपका जो प्रिंसिपल है, फॉर एग्जांपल मैंने लेक्चर्स के अंदर भी एग्जांपल दी थी, वो क्लास के अंदर आता है और आपसे कोई बात करता है तो फिर आपसे कहता है कंटिन्यू, तो क्या होता है, उन्होंने सिर्फ कंटिन्यू बोला है। आप स्टूडेंट्स अपनी बुक्स खोलते हैं और जो भी आप अपना होमवर्क कर रहे होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, और आपका जो टीचर होता है वो अपने वाइट बोर्ड पर लिखना शुरू कर देता है या फिर आपको पढ़ाना शुरू कर देता है। देखें बात तो उन्होंने एक ही की थी, कंटिन्यू, आपने उसे अपने तर्ज से लिया है और आपकी टीचर ने अपने अकॉर्डिंगली लिया है। तो ये होती है हमारी पॉलीफॉर्मिज्म। विच कंसेप्ट अलाउ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन फीचर्स फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस इनटू सुपर क्लास, तो दैट इज जनरलाइजेशन। इन एसोसिएशन व्हेन ऑब्जेक्ट A uses object B, it means maintain a reference to be sent to the message. Which relationship guarantee that if the container is destroyed, अगर कंटेनर हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसका पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डेट इज़ अ कंपोजिशन। कंपोज कर रहा होता है ना वो उसको, लेकिन एग्रीगेशन के अंदर इस तरह नहीं होता हमारे पास। टिप्स नंबर 15 है UML स्टैंड फॉर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। In UML class diagram, a class drawn as a rectangle divided into how many compartments? 3 compartments. In UML, a plus sign before an attribute indicates it is a public. Implicitly, one in a UML association means one or more, यानी कि at least one. Which UML diagram show the static structure of the system? Class diagram. In UML, a minus sign before an attribute indicate it is a private. A field diagram shape is connected to a class in UML presentation composition के अंदर इसको हम कनेक्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 16 है हमारे पास इन कोड मेथडोलॉजी identifying the problem domain involved. Identifying the problem involved in finding objects and classes. Which of the following is not a good candidate for the class action? An attribute in a class should normally simple data structures, data types. A service in code methodology maps in programming method or functions. Which structural relationship is identify whole part analysis? So that is the aggregation or composition. In code methodology, place like warehouse stores are moduled as classes and objects. Avoiding container object in design is recommended because they centralize logic and increase coupling. Lecture number 17 है हमारे पास software architecture is defined as the overall structure of a software system. MVC stand for Model View Controller. In MCV architecture, the model present the core data and
business logic. In MCV architecture, the view present the user interface and presentation. A primary benefit of MCV is separation of the concerns. In MCV, the component that intercept user input and decide what to do is the controller. Which of the following is not an architecture view in Christian 4+1 model? It's the syntax view. In client-server architecture, a thick client means the client doesn't significantly process you. In three-tier architecture, what are the typical tiers? तो हमारे typical tier कौन से होते हैं? Presentation, business logic, data and access. अजान स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से हम कंप्लीट कर लेते हैं. What is the main advantages of an n-tier architecture over a two-tier? तो scalability and security. A thin client typically rely entirely on server. In an n-tier system, if database schema change, which attire is immediately affected. Data transfer, data access attire. Which architecture pattern involve component exchanging does strictly through intermediate pipes and filters. Which architecture is best suited for upgrading just the business rule without touching the UI or database? That is the n-tier or 3-tier. तो होप सो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी. स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी एफर्ट अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखें. अल्लाह ताला आपको सेहत, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब फरमाए. आमीन. अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो भी बना दूँगी, प्लस आपका कोड भी कवर करवा दूँगी और कंसेप्ट्स भी, ताकि आपको पेड की तरफ ना जाना पड़े. फ़ी अमानिल्लाह. स्टे हेल्दी.